जय हिंद। कैसे हैं आप? जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी वहाँ पर हमने देखा था कि मगध महाजनपद से कैसे साम्राज्य की ओर आगे बढ़ा। उसके पीछे क्या कारण थे, क्या परिस्थितियाँ थी जिसने मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। फिर हमने देखा था कि मगध पर समय अनुसार कई राजवंशों ने शासन किया है। उसका क्रम आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें पहला जो राजवंश था हमने देखा था हर्यक वंश, दूसरा हमने देखा था शिशुनाग वंश। फिर हमने बताया था शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था महानंदिन, जिसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? महापद्म नंद के द्वारा की जाती है और नंद वंश की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि महानंदन की हत्या किसके द्वारा की जाती है? महानंदन की हत्या, महानंदन की जो हत्या होती है वह महापद्मनंद के द्वारा की जाती है और नंद वंश की स्थापना की जाती है। तो पहले तुम यह समझ लें कि इसका संस्थापक जैसा कि लिखा हुआ है महापद्मनंद, यह जो था यह दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र। और यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि नंद वंश को नौनंद वंश भी कहा जाता है क्योंकि नंद वंश में लगभग 9 शासक हुए हैं और सारे के जो सारे शासक थे वह दलित कम्युनिटी से, हम कह सकते हैं दलित समाज से बिलोंग करते थे। तो इसे क्या कहा जाता है? नौनंद वंश, नौनंद वंश। तो हमने क्या बताया कि 9 शासक हुए हैं और सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं? दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हम यह भी देखते हैं कि इतिहास में समय के अनुसार अलग अलग वर्ग ने, अलग अलग जातियों ने शासन किया है। ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय वर्ग के द्वारा ही राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उसे अपनाया गया। अलग अलग जातियों ने, या हम कह सकते हैं अलग अलग वर्गों के द्वारा शासन किया गया है। जैसा कि हमने देखा कि नंद वंश के जितने भी शासक होते हैं वह दलित समाज से आते हैं। इसमें जो पहला शासक होता है वह होता है महापद्मनंद, जिसके द्वारा महानंदन की हत्या की जाती है और नंद वंश की स्थापना की जाती है। यही महापद्मनंद क्या करता है? कुछ उपाधियां ग्रहण करता है, जैसे सर्व छत्रांतक की उपाधि लेता है और लेता है अपर परशुराम और एक राड की उपाधि। यहाँ पे सर्व छत्रांतक का मतलब ही हो जाता है कि जिसने क्षत्रियों का नाश किया हुआ। क्या हो जाएगा? क्षत्रियों का नाश। इसके द्वारा उपाधि कौन सी ली जाती है? सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश जिसने किया हो। और दूसरी ली जाती अपरो परशुराम, इसका मतलब हो जाता है परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग जातियों के द्वारा शासन में अपनी भूमिका निभाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पद्मनंद जो था वह खुद एक दलित जो समाज था उससे बिलोंग करता था, जिसके द्वारा सर्व छत्रांतक, अपरो परशुराम और एक राड जैसी उपाधियां ग्रहण की जाती हैं। महापद्मनंद के संदर्भ में एक बात यह भी प्रचलन में है कि महापद्मनंद के द्वारा कलिंग पर, जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ पर अटैक किया जाता है। वहाँ पर यह क्या करता है, वहाँ से जिनकी या जैन जो मूर्ति होती है वहाँ से यह उठाकर वापस मगध ले आता है। जो महापद्मनंद क्या करता है, वहाँ से जिनकी जो मूर्ति होती है वह उठा लाता है। साथ ही साथ वहाँ क्या करता है, नहर का निर्माण भी कराता है। जैसा कि लिखा हुआ है कलिंग पर आक्रमण। जब यह कलिंग पर आक्रमण करता है तो वहाँ पे क्या काम करता है? जिनकी मूर्ति ले आता है, जिनकी मूर्ति ले आता है। दूसरा क्या क्या करता है? नहर का निर्माण। साथ ही साथ यह भी देखने को मिलता है कि वहां पर यह क्या करता है, हल के द्वारा जुताई जैसे जो कार्य होते हैं वह भी इसके द्वारा किए जाते हैं वहां पर। इस सब की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? आप सोच रहे होंगे ये सारी जानकारी का स्रोत क्या है। तो इस सारी जानकारी का जो स्रोत है वह है हाथी गुम्फा का अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेख का जैसा कि मतलब बताया था कि किसी भी पत्थर की शैल, या हम कह सकते हैं पत्थर की सतह होती है उस पर जो चीज़ें उत्कीर्ण होती हैं उसे कहा जाता है अभिलेख। अब इसमें क्या लिखा है? हाथी गुम्फा। गुम्फा का मतलब हो जाता है गुफा।
कि ऐसा अभिलेख जो कि गुफा के ऊपर उत्कीर्ण है, उसकी संरचना कैसी है, हाथीनुमा संरचना है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि महापद्म नंद के द्वारा कलिंग क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। यह अभिलेख किसका है? यह अभिलेख है खारवेल का, यह इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ी पर हाथी गुम्फा अभिलेख स्थित है। तो वहां से क्या पता चलता है कि महापद्म नंद के द्वारा उड़ीसा पर या कलिंग क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। वहां से जिन की, या हम कह सकते हैं जैन जो मूर्ति होती है वह उठाकर लाई गई थी। नहरों का वहां पर निर्माण भी कराया। यही हाथी गुम्फा के अभिलेख में हमें भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, भारतवर्ष का जिक्र। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह जो अभिलेख है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हमने क्या देखा, कलिंग प्रेस के द्वारा अटैक किया जाता है महापद्म नंद के द्वारा। वहाँ से जिनकी जो मूर्ति होती है वह उठाकर लाई जाती है, नहरों का निर्माण कराया जाता है। और फिर क्या हमने देखा था, वहाँ पर इसके द्वारा कृषि संबंधी जो गतिविधियाँ होती है वह भी की जाती हैं। फिर महापद्म नंद के द्वारा समय समय पर अलग जो उसके पुत्र होते हैं वह शासन करते हैं। अंतिम जो शासक होता है वह होता है धनानंद। अंतिम शासक क्या होता है? धनानंद। धनानंद, यह यहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि धनानंद जो होता है वह क्या होता है? सिकंदर का समकालीन होता है। सिकंदर का समकालीन। इसी धनानंद को ग्रीक जो हम कह सकते हैं जो किताबें हैं या ग्रीक जो लेख है वहाँ पे इसे अग्रगमीज कहा गया है। अग्रगमीज, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक को यूनानी लेखों में अग्रगमीज कहा गया है, तो आप याद रखिएगा धनानंद को कहा गया है। उसी समय क्या होता है, सिकंदर के द्वारा विजय अभियान की शुरुआत की जाती है। सिकंदर के बारे में हम थोड़ा समझ लें। सिकंदर कहाँ का होता है? सिकंदर मैसेडोनिया का जो शासक होता है उसका पुत्र होता है, फिलिप द्वितीय का यह पुत्र होता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, इसीलिए इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। अभी हम समझेंगे कि जो वर्तमान समय में जो ग्रीस जो देश है, जो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ एक देश है ग्रीस, वहीं से यह संबंध रखता है। इसका पिता होता है फिलिप द्वितीय। अपने पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद यह क्या करता है? विजय अभियान पर निकलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रीस की जो लोकेशन है वह यूरोप में पड़ती है, उसका जो साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे लोकेटेड है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा विजय अभियान की शुरुआत की जाती है। उसी क्रम में यह लगभग पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट को जीतते हुए आगे बढ़ता है। उसी क्रम में यह कहाँ पहुँचता है? भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर पहुँचता है वहाँ पर। वहीं पर कौन होता है? वहीं पर तक्षशिला, जो हमने बताया था कि 16 महाजनपदों में से एक था, कौन सा था? गांधार, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। तक्षशिला का शासक होता है आम्भी, ये आप याद रखिएगा। तक्षशिला का शासक कौन होता है? आम्भी। आम्भी क्या करता है? आम्भी सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है, हथियार को डाल देता है। सिकंदर क्या करता है? इन जो शासक होते हैं जो भी इसके समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं या जिससे यह प्रभावित हो जाता है उसे क्या करता है? अपना मित्र बना लेता है। यही आम्भी क्या करता है? आगे के जो विजय अभियान होते हैं उसमें सिकंदर की मदद भी करता है। क्योंकि हमने बताया था कि तक्षशिला जो लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है? गांधार में। तक्षशिला महाविद्यालय के बारे में हमने बताया था। वहाँ पर जो अध्यापन का जो काम कर रहे थे या अध्यापक का जो कार्य कर रहे थे वह कौन थे? चाणक्य। यहीं पर अध्यापन कार्य में कौन थे? चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? चड़क। चाणक्य वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? राजनीति संबंधित जो विषय होता है उसके अध्यापक होते हैं। जब चाणक्य को पता होता है कि सिकंदर के द्वारा भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अटैक कर दिया गया, तो चाणक्य क्या करते हैं? क्योंकि उस समय का जो सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य होता है भारत में वह किसका होता है? धनानंद का। तो चाणक्य क्या करते हैं? धनानंद से मिलने उसके दरबार में पहुँचते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि धनानंद के द्वारा उनका अपमान किया जाता है। वहीं पर चाणक्य कहते हैं कि मैं जो उनकी जो शिखा होती है उसे खोलते हैं और कहते हैं कि मैं तब यह शिखा बांधूंगा जब मैं इस नंद वंश का अंत कर दूंगा। उनकी जो मेन लड़ाई होती है वह होती है सिकंदर के साथ, क्योंकि सिकंदर का जो अटैक होता है उसे वह किस कॉन्सेप्ट में देखते हैं? सांस्कृतिक अतिक्रमण के रूप में देखते हैं। प्राय हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, मलेच्छ।
मलेच्छ उन व्यक्तियों को माना जाता है या उन समाज को या ऐसी संस्कृति के लोगों को माना जाता है जो भारतीय संस्कृति के लिए हम कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव रखने वाले होते हैं या जिनकी संस्कृति पूरी तरीके से पृथक होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सिकंदर के द्वारा जो अटैक किया जाता है उसे वह मलेच्छ के रूप में संदर्भित करते हैं। आगे भी हम देखेंगे, आगे चाहे वो तुर्क हों या मुगल हों, जब उनके द्वारा जब अटैक किया जाता है या भारत में शासन किया जाता है, उनके संदर्भ में जो भारतीय या हम कह सकते हैं जो हिंदू शासक होते हैं, उनके जो दरबारी कवि होते हैं, उनके द्वारा भी तुर्कों या मुगलों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसी को संदर्भित करते हुए चाणक्य धनानंद से कहते हैं कि मलेच्छों के द्वारा भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अटैक कर दिया गया है। इस बीच क्या होता है कि सिकंदर के द्वारा जो उनका विजय अभियान होता है वह कहाँ पहुँचता है, तक्षशिला को जीतते हुए पहुँचता है झेलम और चिनाब के बीच में। यहीं पर क्या होता है, झेलम और चिनाब के बीच में एक शासक होता है पोरस, जिसे पुरु के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो साम्राज्य होता है वह झेलम और चेनाब नदियों के बीच में होता है। झेलम और चेनाब नदियों के बीच में होता है। सिकंदर की सेनाएं जब पोरस के समक्ष आती हैं तो पोरस के द्वारा इस युद्ध में बड़े स्तर पर हाथियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारतीय सेना की एक प्रमुख विशेषता रही है कि भारतीय शासकों के द्वारा युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता था। तो वहीं पर क्या होता है, सिकंदर जब राजा पुरु की हम कह सकते हैं पोरस की जब सेना को देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है। बहुत ही भयंकर यहाँ पर युद्ध होता है। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, इस युद्ध को हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से भी जानता है। हाइडेस्पीज, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। हालांकि इस युद्ध में राजा जो पुरु होते हैं या जो पोरस होते हैं उनकी पराजय हो जाती है, पर सिकंदर क्या होता है, उनकी जो वीरता होती है या युद्ध जो कौशल उससे प्रभावित हो जाता है और इनका जो राज्य होता है वह इन्हें वापस कर देता है। फिर सिकंदर की सेना और आगे बढ़ती है। वहीं जब इसकी सेना व्यास नदी के किनारे पहुंचती है, व्यास, अब यहाँ पे क्या होता है कि सिकंदर के जो सैनिक होते हैं वह व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ यह बताए जाते हैं कि सिकंदर एक लंबे समय से युद्ध अभियानों में लगभग 4 से 5 सालों के अंतर्गत उसने लगभग पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और भारत का जो उत्तर पश्चिम एरिया जो होता है वह जीत लिया था। तो कहीं लगातार संघर्ष या युद्ध से लगे रहने के कारण जो सैनिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें हानि का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा थके हुए भी होते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके जो सैनिक होते हैं वो व्यास नदी से बढ़ने से आगे मना कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि सिकंदर के सैनिक किस नदी के किनारे या हम कह सकते हैं किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं, तो वह व्यास नदी से। और चूंकि उन्हें यह भी पता होता है कि व्यास नदी के पूर्व में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है या हम कह सकते हैं बहुत बड़ा राज्य है जो कि नंद वंश के शासक धनानंद के नेतृत्व में है, जिसके पास एक विशाल सेना है। यह सारी बातें कहीं ना कहीं उसके जो सैनिक होते हैं उनका मनोबल तोड़ देती हैं और अंततः क्या करता है, अंततः सिकंदर वापस जाने का निर्णय लेता है। तो हमने देखा था यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा कि सिकंदर जो होता है वह भारत पर आक्रमण कब करता है। तो कहीं कहीं पर यार 327 ईसा पूर्व लिखा होता है, कहेंगे 326 ईसा पूर्व, 327 और 326 ईसा पूर्व के करीब वो भारत पर अटैक करता है। जब सिकंदर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में युद्ध बड़ी मात्रा में कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर कई छोटी छोटी स्थानीय शक्तियाँ होती हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था कि राजा पुरु के द्वारा झेलम चेनाब के बीच शासन किया जाता है। वहीं पर कई छोटी छोटी जो जनजातियाँ होती हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में होती हैं, उनका एक स्थानीय स्तर पर जो शासन होता है वह चल रहा होता है। सिकंदर के आक्रमण के कारण वह काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती हैं। इसका फायदा कौन उठाता है, चंद्रगुप्त और चाणक्य, क्योंकि भारत का जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन होता है वह राजनीतिक शून्यता की स्थिति से गुजर रहा होता है या वहाँ पर कोई भी शक्तिशाली जो साम्राज्य होता है वह नहीं होता है। तो चंद्रगुप्त के द्वारा क्या किया जाता है, चाणक्य की मदद से भारत का जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है उस पर अधिकार कर लिया जाता है। क्योंकि सिकंदर जा चुका होता है तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है उस पर अधिकार कर लेते हैं। फिर यह क्या करते हैं, 321 या 22 ईसा पूर्व के करीब यह क्या करते हैं, मगध जो साम्राज्य होता है या मगध जो राज्य होता है उस पर अटैक कर देते हैं। धनानंद की क्या करते हैं, हत्या कर दी जाती है। धनानंद की हत्या करके किस वंश की स्थापना होती है, मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। अब इनके संदर्भ में भी यह इतिहासकारों में मतभेद रहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य
का संबंध किससे था? कुछ लोग बताते हैं कि इनका संबंध मुरा जाति से था। मुरा जाति, मुरा जाति, इसका संबंध प्रायः दलित जाति से लगाया जाता है, तो इनका संबंध भी क्या था? मुरा जाति से। तो मुरा जाति से संबंधित थे। और इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य के द्वारा एक सिद्धांत दिया जाता है, वो आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सप्तांग सिद्धांत, कि किसी भी राज्य के लिए कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, जरूरी होते हैं। तो पहला क्या होता है? राजा। राजा कैसा हो? शक्तिशाली हो, स्वाभिमान से भरा होना चाहिए और उसके अंदर वीरता होनी चाहिए। अमात्य क्या अर्थ होता है? प्रधानमंत्री, अमात्य। तो तीसरा होता है जनपद, जो उसका जो क्षेत्र होता है। चौथा होता है दुर्ग। सेना होता है पांचवा, उसकी सेना कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। फिर छठा होता है कोष, आर्थिक रूप से वह मजबूत होना चाहिए या उसके पास आर्थिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जो सातवां होता है मित्र। जो मित्र यानी कि उसके जो आसपास के जो राज्य हैं उनके साथ कैसे संबंध हैं। जैसा कि आपने ये सुना होगा कि दोस्त का दोस्त, या कह सकते हैं कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वह दोस्त होता है। यह जो कॉन्सेप्ट है, यह किसने दिया था? चाणक्य के द्वारा ही दिया गया था। तो मित्र की जो बात की गई है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राज्य का जो सप्तांग में जो सिद्धांत है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, सेना, कोष और सातवां क्या है? मित्र है। जब चंद्रगुप्त के द्वारा मगध पर अधिकार कर लिया जाता है, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी होती है। इसी बीच क्या होता है कि जब सिकंदर वापस जाता है तो उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। इराक में एक जगह पड़ती है बेबीलोन, वहाँ पे क्या होती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। जब तो उसका जो सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर, चूंकि भारत का जो एरिया होता है, हम कह सकते हैं भारत पर जो अटैक किया होता है, उस कारण हमने बताया था कि राजनीतिक शक्ति जो होती है वह नॉर्थ वेस्ट रीजन की कमजोर हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो भारत और सेल्यूकस निकेटर का जो क्षेत्र होता है वह आपस में टकराने लगता है, इनकी सीमाएं आपस में मिलने लगती हैं। तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भारत पर अटैक करने का प्रयास किया जाता है। तो 305 ईसा पूर्व के करीब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है और अपनी पुत्री हेलेना, इनकी पुत्री होती है हेलेना, इनकी जो पुत्री होती है उसका विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है। इसका विवाह हेलेना का, सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? अपनी पुत्री जो हेलेना होती है उसका विवाह किसके साथ कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। साथ ही हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो क्षेत्र होते हैं, कुछ जो क्षेत्र होते हैं वह हम कह सकते हैं कि दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए जाते हैं। कौन सा? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, यह जो क्षेत्र होते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे काबुल, कांधार, यह क्षेत्र कौन सा है? अफगानिस्तान में जो क्षेत्र एरिया पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार था वह कहाँ तक था। काबुल का जो एरिया, जिसे पेरी पेमेसडाई कहा जाता है, पेरी पेमेसडाई का जो एरिया होता है वह, कांधार अराकेसिया का जो एरिया होता है, हेरात जिसे एरिया कहा जाता है, और मकरान होता है जेड्रोसिया। यह जो चार जो क्षेत्र होते हैं यह चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है 500 जो हाथी होते हैं वह सेल्यूकस निकेटर को दान कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य को ही यूनानी ग्रंथों में क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। फिर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जैसा कि हमने बताया कि सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है, जिसमें कौन जीतता है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया जाता है और हेलेना के साथ उसका विवाह हो जाता है। इसी बीच क्या होता है कि मेगास्थनीज दरबारी के रूप में किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, इंडिका। इंडिका जो पुस्तक होती है किसके द्वारा लिखा जाता है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा जाता है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें हमें कई चीज़ें के बारे में पता चलता है। पहला इसमें यह बताया गया है कि भारतीय जो इंडिका में यह बताया गया है कि भारतीय जो समाज था वह 7 वर्गों में विभाजित था, जबकि मेगास्थनीज भारत में 7 वर्षों तक रहा था। इसकी जो पुस्तक है इंडिका, उसमें क्या बताया गया है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। एक किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं करता। यह कहता है कि भारतीय समाज साधारणतः 7 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में विभाजित था। दूसरा यह कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी।
तीसरा यह कहता है कि भारत में सूखा या हम कह सकते हैं अकाल नहीं पड़ते थे। तो ये तीनों जो पॉइंट है वह इसके द्वारा कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? पहला कि भारत में सूखा नहीं पड़ता था, अकाल नहीं पड़ता था, भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। और तीसरा जो पॉइंट था कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। तीसरा जो पॉइंट था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह जो तीनों बातें होती हैं वह मेगास्थनीज के द्वारा कही जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पहला क्या था? दास प्रथा नहीं। फिर दूसरा पॉइंट क्या था? भारतीय समाज 7 वर्गों में, 7 वर्गों में विभाजित। भारत में अकाल या सूखा नहीं, भारत में अकाल सूखा नहीं। इसके अलावा इसके द्वारा यह भी कहा जाता है कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था वह समितियों के माध्यम से संचालित होता था। कि पटना जो इसकी जो राजधानी थी उसका जो प्रशासन होता था उसके लिए समितियां बनती थी। उन समितियों के माध्यम से पाटलिपुत्र का जो प्रशासन होता था वह संचालित होता था। यहीं पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो 2 अभिलेख हैं, शाह गौरा का अभिलेख और महास्थान, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो जो शाह गौरा का अभिलेख पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। और महास्थान कहाँ पड़ता है? पूर्वी बंगाल। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित 2 अभिलेख में मिलते हैं। शाह गौरा का जो अभिलेख मिलता है वह मिलता है। महास्थान का जो अभिलेख है वह कहाँ मिलता है? बंगाल से। और शाह गौरा का अभिलेख कहाँ से मिलता है? गोरखपुर से। तो इन अभिलेखों में क्या लिखा है? इन अभिलेखों में अकाल की जो परिस्थितियां होती हैं उनसे निपटने के लिए जो उपचार होते हैं, जो उपाय होते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। इससे पता चलता है कि मगध के टाइम पीरियड में अकाल भी पड़ते थे। जैसा कि हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ था, एक भयंकर अकाल पड़ा था मगध में, जिसमें हमने क्या बताया था, स्थूलभद्र और भद्रभाव के मध्य इसी बात को लेकर मतभेद हो गया था। तो भद्रभाव क्या हुआ था? भद्रभाव अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण आ गए थे, जिन्हें दक्षिणी जैन भी कहा गया है। वहीं पर क्या होता है? भद्रभाव के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किया जाता है। जब उन्हें जैन धर्म में दीक्षा दी जाती है उसके बाद वो क्या करते हैं? हमने बताया था कि श्रवण बेलगोला में जो संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देते हैं वो। तो यहाँ पे हमने पहली बात तो हमें यहाँ समझना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, यह समझने वाली बात है। तो हम क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वह काबुल, कांधार, हेरात और जो अराकेसिया मकरान वाला जो एरिया, यानी कि पूरा का पूरा लगभग अफगानिस्तान, पाकिस्तान का एरिया हो गया। वहीं पता चलता है कि गुजरात से भी यह साक्ष्य मिलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जैसा कि एक सुदर्शन जो झील थी वह किसके द्वारा, यह हम कह सकते हैं उसका जो निर्माण था, सही वो निर्माण जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। इनका जो सेनापति था हम कह सकते हैं या मंत्री था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा क्या किया गया था? उसका निर्माण कराया गया था। तो पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाओं का जो विस्तार था वह कहाँ तक था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात का जो एरिया है वह। फिर हमने देखा है कि जो इनके जो अभिलेख हैं, एक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोरखपुर से। तो इससे पता चलता है उत्तर प्रदेश का एरिया। और महास्थान यानी कि बंगाल, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दोनों इनके एरिया में थे। फिर हमने क्या देखा कि उत्तरी कर्नाटक का जो एरिया था, जो उत्तरी कर्नाटक का जो एरिया था वह भी इनके अधिकार क्षेत्र में था। तो यानी कि लगभग पूरा भारत, दक्षिण का अगर एरिया हम छोड़ दें तो लगभग पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है वह पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता है। फिर हम देखेंगे इसी के आगे आते हैं अशोक। अशोक के द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो अखंड भारत की जो अवधारणा है, जिसके अंतर्गत काफ़ी जो राइट विंग जो पॉलिटिक्स है या राइट विंग के जो लोग हैं उनके द्वारा अखंड भारत की जो बात कही जाती है वह इसी आधार पर कही जाती है, क्योंकि जो प्राचीन भारत था उसमें जो भारतीय शासक थे उनकी जो भौगोलिक सीमाओं का विस्तार था वह कहाँ तक था? अफगानिस्तान की जो हिंद कुश पर्वत श्रेणी है वहाँ से लेकर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश का जो एरिया है, यह पूरा का पूरा एरिया भारतीय शासकों के अधिकार क्षेत्र में आता था। जैसा कि हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य का जो अधिकार क्षेत्र था वह इन सारे जो प्रदेश थे उन पर था। फिर हम देखते हैं अशोक के द्वारा भी इन पर नियंत्रण किया जाता है। अशोक के बाद फिर हम क्या देखते हैं, आगे जाकर मुगलों के अधिकार क्षेत्र में भी काबुल और कांधार आते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। तो हमने चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लिया है। नंद वंश के बारे में भी देखा है। हालांकि यहाँ पे आप याद रखिए कि नंद वंश के जो शासक थे वह जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी पूछ सकते हैं।
जैसा कि हमने बताया कि महापद्मनंद के द्वारा कलिंग क्षेत्र से जिनकी जो मूर्ति होती है वो उठाकर लाई जाती है, और मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वह भी अपने अंतिम समय क्या करते हैं, जैन धर्म को अपना लेते हैं। अशोक क्या होता है, अशोक जो होता है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। हालांकि इन सभी शासकों के द्वारा सभी धर्मों को संरक्षण दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा किसी भी एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जाता रहा हो। सभी शासक हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसकी यह विशेषता रही है कि अगर कोई भी जो शासक था वह अगर किसी धर्म विशेष को संरक्षण देता था, उसके अलावा वह अन्य धर्म विशेष की प्रोन्नति के लिए या उनकी प्रगति के लिए भी कार्य करता है। यह हमें जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव, जो हम कह सकते हैं जो अप्रोच है वह हमें देखने को मिलती है। यही चीज़ें आ जाती हैं सहिष्णुता के अंतर्गत। तभी हम देखते हैं कि आज भी भारतीयों के अंदर जो सहिष्णुता का गुण है वह पाया जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।